हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। आज हम सभी लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आफ-बाउ प्रिंसिपल से। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे आफ-बाउ प्रिंसिपल पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो आप सब उस वीडियो से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ शॉर्ट में यहाँ पे बताऊंगा आपको कि कैसे जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दो तरीके होते हैं। आपने क्लास 9th और 10th में एक तरीका पढ़ा होगा बोहर्स प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। लेकिन जब आप क्लास 11th में आ जाते हैं तो इस तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और आपको दो नए तरीके सीखने पड़ते हैं, जिसमें से पहला तरीका है आफ-बाउस प्रिंसिपल और दूसरा तरीका है हंट्स रूल। इन दो तरीकों के जोड़ने से ही नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं आफ-बाउ प्रिंसिपल। आफ-बाउ प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले हमें कुछ एक छोटा सा फिगर मैं आपको ये बताता हूँ, जो आपने देखा होगा। वो इस प्रकार है। आप देख सकते हैं कि ये फिगर हमारा तैयार हो गया है। इस फिगर की सहायता से हम जनरली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और हमको एक सीरीज मिलती है जिसको हम लोग एनर्जी लेवल सीरीज या डायग्राम भी कहते हैं, जिसपे हमें 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d ये एक सीक्वेंस प्राप्त होता है। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जैसा कि आपको पता होगा कि आफ-बाउ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर को शो करता है या इसी को हम बोलते हैं बिल्डिंग अप, चीजों को आगे बढ़ाते रहना। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे कि अगर हम एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, तो हमारे पास जो सबशेल हैं हम उनको कंटेन करते हैं 1s 2s 2p। इसको रफ करता हूं मैं। और जैसा कि आप जानते हैं, s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और f में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर हम इन सबसेल्स में कंटेन करते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और आपने पढ़ा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है और उतना ही उसका प्रोटॉन होता है, जिससे हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू P, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। तो 8O को अगर हम देखें तो 1s2, जैसा कि हमने देखा कि S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा जो सबसेल है वो S है, तो S में 2, फिर S में 2 और P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 6 रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो हमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे। 4 रखने से हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट हो गया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 11 का सोडियम, 11 एटॉमिक नंबर जो है हमारा किसका होता है? ये हमारा होता है सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का। काफ़ी दिन हो गए, बोर्ड में लिखा नहीं है, बोर्ड में जो है गंदगी काफ़ी आ गई है। 11 सोडियम। सोडियम की बात करें
तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीक्वेंस वही है 1s 2 2s 2 2p 6। यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 to 8 to 10 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो 2p के बाद जो हमारा सीक्वेंस आता है वो आता है 3s, और 3s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की है, तो जितनी जरूरत होगी आखिरी में उतना ही भरेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 2 8 2 10 और 1 11, हमारे यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमने एक और एलिमेंट ले लिया 16 सल्फर। 16 सल्फर जब हमने यहाँ पे लिया तो फिर यहाँ पे भी सीक्वेंस को बनाते हैं 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2। आप देख सकते हैं 6 4 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हमारे भर चुके हैं। हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 4 की, और यहाँ पे अगला सीक्वेंस बनेगा 3p। जनरली p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमें जरूरत यहाँ पे सिर्फ 4 की है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। आप देख सकते हैं 6 4 12 4 16। देयर इज 16 इलेक्ट्रॉन इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, 20 नंबर पे आ जाएंगे कैल्शियम लेकर के। कैल्शियम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो 20 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 20 होता है। इसका सीक्वेंस बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 4 10 12 6 18 और यहाँ बचा 4s2। तो ये हो गया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इस इलेक्ट्रॉन भरने में बहुत बड़ी हेल्प जो है वो हमारे एक रूल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो है हमारा हंट्स रूल। मैं ये रफ कर रहा हूं। दिस इज द क्लास 11 टॉपिक चैप्टर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर, या एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल दें या स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल दें। हंट्स ने क्या दिया था अपना रूल? अकॉर्डिंग टू हंट्स, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि यहाँ पे p में 6 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे p इलेक्ट्रॉन थे, तो हंट्स ने अपने रूल में ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 4 सबसेल है s p d f, और ये इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। s के पास 1 ऑर्बिटल है, p के पास 3 ऑर्बिटल है, d के पास 5 ऑर्बिटल है, और f के पास 7 ऑर्बिटल है। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिसके पास जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उसके हाफ ऑर्बिटल वो कंटेन करता है। 1 2 3 4 5 6 7 जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ऑर्बिटल, p में 6 है तो 3, d में 10 है तो 5, और f में 14 है तो 7 ऑर्बिटल्स। आधे ऑर्बिटल भरते हैं। आधे क्यों होते हैं उसका भी कारण है, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ p में देखा तो p में हमारे पास p4 है। पहले मैं आपको p3 दिखाता हूँ। p3 जैसे कि हमारे पास p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ हमने 3 ऑर्बिटल बना लिए, और 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने की जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को भरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कुल मिलाकर के 2 तरीके से होती है। पहली होती है क्लॉकवाइज और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द रोटेशन। ये एक प्रकार का रोटेशन होता है जो हम आगे क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे, जो स्पिन क्वांटम नंबर के रूप में बताई जाती है कि p में 3 है तो पहले सारे इलेक्ट्रॉन हम क्लॉकवाइज भरेंगे। हुंट्स ने रूल दिया था कि जो पेयरिंग होती है वो पहले सभी क्लॉकवाइज होती है, और वो तब तक होती रहती है जब तक हमारे सारे ऑर्बिटल पूरी तरीके से कंप्लीट भर ना जाए। जब हमारे ऑर्बिटल कंप्लीट भर जाएंगे तो पेयरिंग दोबारा होती है, लेकिन शुरुआत से, और इस बार पेयरिंग जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज में होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास यहाँ p में 3 थे तो तीनों ऑर्बिटल्स हमारे भर चुके हैं, और यहाँ पे देखें तो p में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो अब क्या करें? तो हमको करना ये है कि हम इन तीनों को बनाते हैं। पहले 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सारे ऑर्बिटल भर चुके हैं। अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे रखें? क्लॉकवाइज में तो पॉसिबल है नहीं। अब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, और कहाँ जाएगा? स्टार्टिंग में जाएगा। मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ होगा एंटी क्लॉकवाइज में। बात समझ में आ रही है? और जैसा कि आपने नीचे देखा कि यहाँ पे हमारे पास p6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अगर हमारे पास यहाँ p6 इलेक्ट्रॉन है तो हम दोबारा से आपको दिखाना चाहेंगे कि a1 2 3 तीनों भर गए, और 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 4 ये 5 और ये 6। आप देख सकते हैं कि ये पूरे इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं।
इलेक्ट्रॉन भरने के बाद कंडीशन आती है स्टेबिलिटी की। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये भी स्टेबल है बिकॉज ऑफ फुल फिल्ड, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। और अगर हम कहें तो ये भी स्टेबल है, इसका कारण है हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड होने के कारण से ये स्टेबल है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा भरा हुआ है तो स्टेबल है। हाफ फील्ड के कारण स्टेबल होने का कारण बहुत सीधा सा है, क्योंकि इसके सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे के एग्जांपल की हम बात करें, P4 की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 और 2, देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच शोज पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ P ब्लॉक। P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अपना पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, और पैरामैग्नेटिक नेचर वही शो करेंगे जिनके अंदर एन आइडेंटिटी होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पर्टिकुलर पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। आगे बात करें 20 के बाद की, तो 20 के बाद हमारा नंबर चालू होता है 21 स्कैंडियम। मार्कर को भी अभी धोखा देना था। 21 स्कैंडियम। स्कैंडियम की बात करें तो जैसा सीरीज चलती है वैसे चलाएं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, काउंट कर ले एक बार, 6 4 10 12 6 18 2 20, 4s2 तो हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्कैंडियम 21 से जो हमारे सीरीज होती है वो डी ब्लॉक की चालू हो जाती है, तो यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आता है हमारा डी में 3d1। अब इनके आखिरी का मतलब ये भी होता है, आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने 4 पीरियड्स 4 पर्टिकुलर ब्लॉक्स पढ़े होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जिसका इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला जहां जाता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट भी होता है। जैसे कि स्कैंडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी पे गया, तो स्कैंडियम जो है ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अभी 20 से पहले हम जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कैल्शियम पढ़ा, सल्फर पढ़ा, ये सभी इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये पी ब्लॉक में जा रहा था, मतलब इट कंटेन्स पी ब्लॉक एलिमेंट। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब इसी से मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट किस प्रकार से जाते हैं, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हाँ कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में कंटेन किया जाता है। तो 21 तो ऐसा ही हो गया। ऐसे ही 22 की बात करें, वेनेडियम, सेम टू सेम ऐसा ही चलता चला जाएगा, बस यहाँ पे 3d2 हो जाएगा। 23 की बात करें, ये 23 वेनेडियम, ये आपका 3d3। और उसके बाद आता है 24। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे 1 to 30 में जनरली 2 एक्सेप्शनल केस हैं, जिसमें पहला एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम का, और जो एक्सेप्शनल केस हैं वो 1 to 30 में 2 हैं। इसके बाद के जो एक्सेप्शनल केस हैं वो सभी एक्सपेरिमेंटल हैं, उसकी वैल्यूज ऐसे नॉर्मली फाइंड नहीं कर सकते हम, सभी एक्सपेरिमेंट है, उसके एक्सपेरिमेंट लगभग होते रहते हैं और हो रहे हैं। ठीक, तो 24 25 26 27 28 29 मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और 30 जिंक। कहने का मतलब है कि क्रोमियम और कॉपर ये दो ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केस हैं, बाकी सब नॉर्मल होते रहेंगे। क्रोमियम की बात करें तो 3p6 3s2 से मैं चालू करता हूं, बाकी वैसे ही रहेगा। 3s2 3p6 4s2 और 3d4। जनरली अगर आप सीक्वेंस से करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सीक्वेंस यहाँ पे गलत हो जाता है। ये सीक्वेंस यहाँ पे गलत हो जाता है, क्यों गलत होता है आइए समझते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कुछ इस प्रकार गए हैं कि 4s2 और 3d4। मैं अगर s ऑर्बिटल बनाता हूं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, और d बनाता हूं तो 1 2 3 4 एंड 5, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन।
हमें देखने को मिल रहा है कि s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। d में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये स्टेबल नहीं है। तो क्या करते हैं कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फिर क्या होगा, इसको एनर्जी दी जाती है और ये जा करके इसके पास आ जाता है। अगर ये इसके पास आता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज से बदल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और जैसे ही ये क्लॉकवाइज हुआ, ये इसके एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही ये चेंज हुआ तो आप देख सकते हैं S और D ये दोनों ही पूरी तरीके से स्टेबल हो गए। कारण S में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है और इस समय D में भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर कोई रूल वगैरह नहीं है कि आपको मैं बताऊं कि हाँ कुछ ऐसा रूल है। देयर इज नो एनी रूल। सीधा सिस्टम इसका है ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का कंटेन होना। जब एनर्जी कंटेन होती है तो S वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल फॉर्मेशन में आ जाता है। जैसा कि आपने देखा, S ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस D को दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि S भी हाफ फील्ड है, D भी हाफ फील्ड है, दोनों ही यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है, मतलब स्टेबल है। इट मींस यहाँ पे 4s1 आ जाएगा और यहाँ पे 3d5 आ जाएगा। आगे वैसे चलता रहेगा जैसा चल रहा था। 3p6 के बाद 4s2 और यहाँ पे 3d6, फिर 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10, 3d10। अब यहाँ पे 3d9 वाला जो है, इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग वही है जो अभी हम लोगों ने किया है। 3d9 वाला कॉपर होता है और कॉपर से पहले यहाँ पे यहाँ पे 4s2 होगा, ठीक। फिर वही काम होगा, 4s2 है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है हम D को दे देंगे और यहाँ पे D क्या हो जाएगा, 10। कैसे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 4s2 था और 3d9 था, तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये सब भरे होंगे। आप देख सकते हैं 9 इलेक्ट्रॉन है, फिर अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये 10 इलेक्ट्रॉन से यहाँ बराबर करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो S है ये हमारा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है और जो D है वो हमारा फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है। और हाफ फील्ड को भी हम स्टेबल फॉर्मेशन समझते हैं और फुल फील्ड को भी हम स्टेबल फॉर्मेशन समझते हैं। तो इन स्टेबल फॉर्मेशन के चक्कर में हमें सिर्फ दो अपने एक्सेप्शनल केस याद रखने हैं, जिसको हिंदी में अपवाद भी कहते हैं। एक है हमारा क्रोमियम और एक है हमारा कॉपर। क्रोमियम और कॉपर 1 से लेके 30 तक में 1 to 30 एटॉमिक नंबर में ये दो अपवाद होते हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना है। बाकी का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम ही होता है, बस आपको दो रूल समझने पड़ेंगे। पहला, इसका एनर्जी लेवल जो आप समझेंगे अफबाउ प्रिंसिपल से, और दूसरा हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स जो हम समझेंगे हुंड्स के प्रिंसिपल से। और मैंने दोनों ही प्रिंसिपल आपको बताए कि जो अफबाउ का प्रिंसिपल है उसका काम है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को रखना, अपने एनर्जीज को रखना, और हुंड का जो काम है वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल्स में, पहले क्लॉकवाइज में, और जब सारे ऑर्बिटल भर जाएंगे तो अगेन एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्टिंग से। तो आज की हमारी जो क्लास है ये यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको सभी कुछ समझ में आया कि नहीं। और जो भी टॉपिक आपको लगता है 11-12 में कि हाँ वो आपको दिक्कत करता है, कमेंट में बताइए, मैं जरूर से जरूर उस टॉपिक पे एक वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।